हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। जैसा कि हम जानते हैं कि राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो सीधे से प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड रहती है और सेल में इसे जनरली प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से इसको जाना जाता है। मीन्स इसका काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम सब माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटा, और कई बार हम इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल भी के नाम से भी जानते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। नेक्ड मीन्स जिसके बाहर किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनेली पढ़ी हैं उसमें आपने देखा था कि वो यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, लेकिन राइबोसोम किसी भी तरह की मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। और ये आरएनपी पार्टिकल्स है, मीन्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल इसलिए क्योंकि प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है। आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। आरएनपी पार्टिकल इसे हम कहते हैं। थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी की ओर हम मूव करें तो डिस्कवरी इसकी कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में देखें तो सबसे पहले इसको क्लाउड ने देखा 1941 में। एक साइंटिस्ट है क्लाउड, 1941 में इन्होंने इसको देखा। डिस्कवरी अगर प्लांट सेल की बात करें तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में इसको प्लांट सेल में डिस्कवर किया, और पैलाडे ने 1955 में पैलाडे ने इसे एनिमल सेल में डिस्कवर किया। और जो राइबोसोम नाम है ये पैलाडे ने ही दिया है। और जब क्लाउड ने इसको डिस्कवर किया होगा तो इसका नाम क्लाउड ने माइक्रोसोम दिया। इसको इन्होंने माइक्रोसोम कहा। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, सोमा मीन्स बॉडी, एक छोटी सी बॉडी, छोटा सा स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाया जाने वाला, इसे माइक्रोसोम कहा गया। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी होती है। अकरेंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी सेल में देखने को मिलता है। दो तरह की सेल्स हैं फ्रेंड्स, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों ही तरह की सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, है ना। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों ही तरह की सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो राइबोसोम है दैट इज द 70S टाइप, 70S टाइप है। और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम 80S टाइप है। अगर एस की अगर बात करें तो ये एस क्या है, तो एस है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग यूनिट इसको कहते हैं, या स्वेडबर्ग कोफिशिएंट इसको कहते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट इसको कहा जाता है एस को। तो स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिकेशन के बाद ही पता लगाया कि राइबोसोम किस रेट पर सेटल हो रहे हैं, है ना। तो राइबोसोम किस रेट पर सेटल हो रहे हैं, सेटलमेंट मीन्स वो किस रेट पर नीचे बैठ रहे हैं, उसके बेस पर इसको स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। और इसको हम कई बार सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। एस का मीन्स है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मीन्स जब इसको हम किसी स्ट्रक्चर में बहुत तेजी से घुमाएंगे तो इसका सेटलमेंट रेट क्या है, नीचे बैठने का रेट क्या है, उसके बेस पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो 70S प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम अलग रेट से नीचे सेटल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के राइबोसोम अलग रेट से नीचे बैठते हैं। तो इसलिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द 70S एंड सेकंड वन इज द 80S राइबोसोम। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम केवल और केवल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई और सेल ऑर्गेनेली नहीं होती। तो केवल राइबोसोम कहाँ देखने को मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनेल दो तरह के होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम, और ऑर्गेनेल राइबोसोम मीन्स जो किसी ऑर्गेनेली के अंदर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है। इन दो ऑर्गेनेली के अंदर भी राइबोसोम देखने को मिलते हैं, तो वो ऑर्गेनेल राइबोसोम कहलाएंगे। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं या अटैच रह सकते हैं, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दीज आर राइबोसोम, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको।
और दिस इज दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए भी दिखाई दे सकते हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म में, जैसे ये है फ्री राइबोसोम है, तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो दो तरह का इसका टाइप है, द फर्स्ट वन इज द 70S टाइप एंड सेकंड वन इज द 80S टाइप। 70S टाइप के राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है और 80S वाले को हम यूकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम डिस्कस आसानी से कर चुके हैं। और एस का मीन्स है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट। स्ट्रक्चर को अगर देखें तो कोई भी राइबोसोम चाहे वो 70S राइबोसोम हो या 80S राइबोसोम हो, ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक को हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं और दूसरी सब यूनिट को हम ये लार्ज सब यूनिट कहेंगे। ठीक, दिस इज स्मॉल सब यूनिट और दूसरी वाली जो बनाई है ऊपर वाली वो लार्ज सब यूनिट है। तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, चाहे कोई भी राइबोसोम हो, दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब जो 70S राइबोसोम होगा इसकी दो सब यूनिट को हम अलग नाम से जानते हैं और 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट को हम अलग नाम से जानेंगे। 70S राइबोसोम की दो सब यूनिट हैं, लार्ज सब यूनिट इज द 50S एंड स्मॉल सब यूनिट इज 30S। और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग 80S आता है ना। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो गलत लिख दिया, लेकिन गलत नहीं है। ये इसके सेटलमेंट के रेट के बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। ये 30S की स्पीड में सेटल होता होगा और ऊपर वाला लार्ज यूनिट सब यूनिट जो है प्रोकैरियोटिक सेल में वो 50S की स्पीड में सेडिमेंट होती होगी, नीचे बैठती होगी। तो इसलिए इसको 30S एंड 50S सब यूनिट कहा जाता है। और दोनों ही सब यूनिट जनरली सेपरेट आउट रहती हैं, एक दूसरे से चिपकी नहीं रहती। ये एक दूसरे से तभी चिपकेंगी, तभी ज्वाइन होंगी, एक दूसरे को तभी ज्वाइन करेंगी जिस समय प्रोटीन की सिंथेसिस करनी हो। अदरवाइज दोनों ही सब यूनिट क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। और दोनों ही सब यूनिट के ज्वाइन होने के लिए मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। अगर मैग्नीशियम आयन है तो ये दोनों सब यूनिट क्या रहेंगी, आपस में अटैच हो जाएंगी और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगी 70S में। और अगर 80S की अगर बात करें तो 80S की दो सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट इज 40S एंड लार्ज सब यूनिट इज 60S। और इसके लिए भी मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जरूरी होगा। और एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे आर अटैच विद ईच अदर, दोनों ही सब यूनिट एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा कि जो 70S राइबोसोम है इसकी दो सब यूनिट 50S एंड 30S हैं, जबकि जो 80S राइबोसोम है इसकी दो सब यूनिट 60S एंड 40S हैं। अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस की। तो इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है? बायोसिंथेसिस मतलब इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो जनरली अगर बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो बायोसिंथेसिस तो इसकी न्यूक्लियस के अंदर भी होती है और न्यूक्लियस के बाहर भी इसकी बायोसिंथेसिस होगी। फ्रेंड्स, जनरली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा, दिस इज द डीएनए, और ये डीएनए बनाएगा आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाता है, जिसमें कोडेड इंफॉर्मेशन होंगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये मैसेंजर आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियर पोर की थ्रू सेल से बाहर निकलेगा और सेल से बाहर निकलने के बाद जो पहले से प्रेजेंट राइबोसोम है, ये पहले से प्रेजेंट क्या है, राइबोसोम है, इनसे अटैच होकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, है ना। तो यहां को क्या बनेगी, इसके अटैच होकर प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। मोर देन 50 और 70 तरह की प्रोटीन राइबोसोम में देखने को मिलती हैं। ये प्रोटीन इंटर करेंगी कहाँ, ये प्रोटीन इंटर करेंगी न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेली है न्यूक्लियोलस, है ना। ये जो ऑर्गेनेली आपको देख रहे हैं न्यूक्लियोलस, ये ऑर्गेनेली है। तो ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनेली क्या करेगी, प्रोटीन को ये इस प्रोटीन को, जो प्रोटीन बनी है, इन प्रोटीन को राइबोसोमल आरएनए के साथ जोड़ेगी, है ना। और जब प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए आपस में जुड़ेंगे, जब प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए आपस में जुड़ेंगे तब जाकर राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो कई सारी बुक्स में द साइट ऑफ बायोसिंथेसिस न्यूक्लियोलस लिखे रहते हैं। हालांकि इसको हम साइट ऑफ बायोसिंथेसिस से अच्छा है कि हम इसको असेंबली कहें, क्योंकि बायोसिंथेसिस की साइट तो भाई क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ है, तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। और प्रोटीन फिर राइबोसोमल जो प्रोटीन होंगी वो बनने के बाद न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, उसमें इस प्रोटीन के साथ राइबोसोमल आरएनए अटैच होगा और तब जाकर राइबोसोम की सिंथेसिस होगी। तो असेंबली हम कह सकते हैं कि कहाँ होगी, न्यूक्लियोलस में होगी, जबकि सिंथेसिस में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे।
इज क्लियर? तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे इसका केमिकल कंपोजिशन हमने देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम इज आरएनपी पार्टिकल। आरएनपी पार्टिकल मीन्स इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। और आरएनए एंड प्रोटीन का अगर रेशियो देखा जाए, हालांकि अलग अलग बुक्स में रेशियो कई बार थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी शो करता है, लेकिन ये रेशियो 1:1 रहेगा, है ना। लगभग थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन लगभग रेशियो के बेस पर अगर देखें तो रेशियो 1:1 रहेगा। लगभग आरएनए और प्रोटीन बराबर रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से ही कोई भी राइबोसोम बना हुआ है। अब 70s राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। 70s राइबोसोम में लगभग 70s जो राइबोसोम है इसमें लगभग 55 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। जो प्रोटीन होंगी ये 55 टाइप की प्रोटीन इस पर प्रेजेंट है। तो एक प्रोटीन से मिलकर नहीं बना है राइबोसोम। तो राइबोसोम में कई सारी प्रोटीन है और 70s राइबोसोम में 55 प्रोटीन लगभग प्रेजेंट रहती हैं। और इन 55 प्रोटीन की अगर बात करें तो 21 प्रोटीन 30th सब यूनिट में प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि इसकी 2 सब यूनिट हैं, 30s एंड 50s। लार्ज सब यूनिट 50s है 70s की, और स्मॉल सब यूनिट इज 30s। तो इसमें 21 तरह की प्रोटीन, 21 टाइप की प्रोटीन आपको प्रेजेंट रहती हैं, जबकि इसकी लार्जर सब यूनिट में 34 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगी। 34 प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगी। और अगर राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये भी कई तरह के देखने को अब मिलेंगे। जैसे राइबोसोमल आरएनए की अगर बात करें तो ये राइबोसोमल आरएनए, डिफरेंट टाइप के राइबोसोमल आरएनए 70s राइबोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें 5s टाइप, 16s टाइप एंड 23s टाइप, ये 3 तरह के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट हैं। अब इन 3 तरह के राइबोसोमल आरएनए में जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट है, इट कंटेन 60s टाइप राइबोसोमल आरएनए, जबकि जो यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए है लार्ज सब यूनिट में, इसमें 2 तरह के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट रहेंगे। एक है 5s टाइप और दूसरा है 23s टाइप। 23s टाइप, क्लियर। और ऐसे ही अगर हम 80s राइबोसोम की बात करें, 80s राइबोसोम में भी प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट रहेगा। 80s राइबोसोम भी प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन 70 टाइप की प्रोटीन आपको प्रेजेंट है। जैसे 70s में 55 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट थी, तो इस तरह से 80s राइबोसोम में 70 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है। 70 तरह की प्रोटीन पर प्रेजेंट रहेंगी। और राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो यहाँ पर 5s, ये तो दोनों में कॉमन ही होता है। इसके अलावा 5.8s, इसके अलावा 18s और 28s, ये 4 तरह के आरएनए पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें आपने देखा कि आरएनए 70s में कितने तरह, 3 तरह के थे, 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए थे, जबकि 80s में 4 टाइप के राइबोसोमल आरएनए हैं, 5s, 5.8s, 18s और 28s, जबकि इधर 5s, 16s और 23s। अब इसमें से जो स्मॉलर सब यूनिट है, अगर स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट में 30 प्रोटीन प्रेजेंट है। 30 टाइप की प्रोटीन आपको प्रेजेंट रहेंगी। और स्मॉलर सब यूनिट इसकी कहलाती है भाई 40s, जोड़कर 100 होता है, जोड़कर दोनों का 100 होगा, लेकिन ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेस पर है, तो इसको इसी तरह से हमने देखना है। और जो यहाँ को आरएनए पाया जाएगा वो 18s आरएनए पाया जाता है केवल। वहाँ 16s आरएनए था, 16s राइबोसोमल आरएनए एक तरह का। अब जो लार्जर सब यूनिट है, इधर
40 प्रोटीन रहेंगी, 40 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगी। और अगर राइबोसोमल आरएनए की अगर बात करें तो 3 तरह का राइबोसोमल आरएनए आपको प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वन इज द 5S, सेकंड इज द 5.8S और थर्ड वन इज दी 28S। आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, देखो 5 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ आपको इसमें भी 8 है, 5.8, 28S और यहाँ भी 18S। ठीक, तो इस तरह से ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। तो राइबोसोम प्योरली बना हुआ है किससे? राइबोसोम बना हुआ है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये भी हमने देखना है। तो राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, अपने लिए तो ये अपनी सिंथेसिस के लिए तो ये प्रोटीन बनाता ही है, साथ साथ जितने भी एंजाइम्स हैं, सारे के सारे एंजाइम, राइबोजाइम के अलावा सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं और बहुत सारे हार्मोन भी हमारी बॉडी में प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और ये प्रोटीन एंजाइम हो या हार्मोन में कन्वर्ट होगी या स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कन्वर्ट होगी और हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और कई बार क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को सिंथेसिस करना है ना, किसी प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में सिंथेसिस करना है। देखो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैसेज होगा वो हमेशा किस में रहेगा? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में रहेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज हमेशा मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में रहेगा और ये मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से हम जानते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और मैसेंजर आरएनए में जो कोडेड इंफॉर्मेशन होगी, इस कोडेड इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इस कोडेड इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और प्रोटीन सिंथेसिस की इस मैसेंजर आरएनए में जो कोड प्रेजेंट है, उन कोड को रीड करके प्रोटीन की सिंथेसिस करना कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ये 2 स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस के। और प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों तरह के आरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। और प्रोटीन किसकी बनी हुई है? एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड की प्रोटीन बनी हुई है। मोर देन 50 एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? किसी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो इन एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तक लाने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए और कौन सा एमिनो एसिड लेकर आया जाएगा ये बताता है मैसेंजर आरएनए। और उन एमिनो एसिड को असेंबल करके प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करेगा राइबोसोम। और राइबोसोम में कौन सा आरएनए भाई? राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों तरह के आरएनए आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब कभी किसी प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज करना होता है, किसी प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में जब कभी सिंथेसाइज करना होगा, तो एक एमआरएनए के स्ट्रैंड से बहुत सारे राइबोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं और उसमें कोडेड इंफॉर्मेशन को रीड करके लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को क्या करेंगे? सिंथेसाइज करेंगे। तो इस तरह जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे कि जिसमें एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड से बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और फ्रेंड्स ये भी जानना आप लोग के लिए जरूरी है कि प्रोकैरियोटिक की सेल होती है, जो प्रोकैरियोट्स हैं, इस प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम का नंबर है, कितने राइबोसोम होंगे? तो थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम आपको प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में थाउजेंड ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में मिलियंस ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। मिलियंस ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। सेल बायोलॉजी की अदर वीडियो को भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।